बहुत समय पहले पटना के किसी गांव में सिमरन नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन के माता पिता जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करते थे। इसी तरह एक दिन वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन शाम होने पर भी दोनों लौट कर नहीं आते। ये देखकर सिमरन को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन से जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद सिमरन रात के अंधेरे में हिम्मत करके जंगल में पहुंच जाती है और चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप लोग? माँ, पिताजी। इस तरह सिमरन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी एक बुरे जादूगर की नजर सिमरन पर पड़ती है। मुझे काफी दिनों से अपने घर में एक नौकरानी की जरूरत थी। ये लड़की मेरी नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं अभी इसे पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ। उसके बाद वो जादूगर सिमरन के सामने पहुँच जाता है। जादूगर का डरावना और भयानक रूप देखकर सिमरन घबराकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जादूगर अपने जादू से एक जादुई रस्सी लाकर उसे सिमरन के ऊपर फेंक देता है और वो जादुई रस्सी सिमरन को पूरी तरह जकड़कर जादूगर के पास ले आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर मेरे सारे काम करेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपने माता पिता को यहाँ ढूंढने आई हूँ। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चल अब मेरे साथ। उसके बाद वो दुष्ट जादूगर जबरदस्ती सिमरन को अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन से जादूगर सिमरन से अपने घर के सारे काम करवाने लगता है। बेचारी सिमरन बुरी तरह से थक जाती थी, लेकिन फिर भी उस जादूगर को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वो सिमरन की डंडे से पिटाई करने लगता है। फिर एक दिन मौका पाकर सिमरन वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी जादूगर की पालतू बिल्ली सिमरन को भागते हुए देख लेती है और फौरन जादूगर को उसके बारे में बता देती है। उसके बाद जादूगर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर सिमरन का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़कर वापस अपने घर ले आता है। लगता है मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रुक, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा तू यहाँ से भागने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचेगी। इतना कहकर वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी निकालकर सिमरन के दोनों पैरों में खास तरह की जादुई बेड़ियां पहना देता है। अब तू चाहे यहाँ से भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरी जादुई बेड़ियां तुझे वापस मेरे पास ही लेकर आ जाएंगी। इस तरह से सिमरन पूरी तरह से उस जादूगर के कब्जे में आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन लड़की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फलों का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर रोज ढेर सारी जादुई चिड़ियाँ आती हैं। तो जल्दी से जा और ढेर सारी चिड़ियों को पकड़कर यहाँ ले आ। उसके बाद मैं मजे से उन चिड़ियों पर मसाले लगाकर खाऊंगा। नहीं नहीं जादूगर जी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कहीं वहाँ पर कोई जंगली जानवर हुआ तो वो तो मुझे मारकर खा जाएगा। ये ड्रामे करना बंद कर और जल्दी से जाकर उन चिड़ियों को पकड़ कर ला, वरना आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इतना कहकर वो जादूगर सिमरन के हाथ में धनुष बाण पकड़ा देता है। उसके बाद सिमरन चिड़ियों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक नदी के पास खड़ा एक चीता सिमरन पर हमला करने लगता है।
सिमरन अपनी जान बचाने के लिए उस चीते पर तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन तीरों का चीते पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सिमरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। सिमरन की ये हालत देखकर वो चीता मुस्कुराने लगता है। हाँ, हाँ, अरे अरे बचाओ मुझे, बचाओ, ये चीता मुझे खा जाएगा, बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही वो चीता सिमरन को मारकर खाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी वहाँ अचानक से नटखट परी आ जाती है। नटखट परी फौरन से अपनी जादुई छड़ी से भयानक आग निकालकर उस चीते को उससे डराने लगती है, जिस वजह से वो चीता घबराकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। सिमरन के दोनों पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां देखकर नटखट परी को उस पर बहुत तरस आता है। फिर नटखट परी के पूछने पर सिमरन उसे उस बुरे जादूगर के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर के अत्याचारों के बारे में सुनकर नटखट परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपने पास से एक जादुई हीरा निकालकर जमीन पर रख देती है। उसके बाद उस हीरे में से निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और देखते ही देखते आसपास मौजूद घास हवा में उड़कर आपस में जुड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप धारण कर लेती है। सुनो सिमरन, ये जादुई घास का घर है। ये घास का घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इस घास के घर के रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाओ और उस दुष्ट जादूगर से अपना हिसाब बराबर करो। इतना कहकर नटखट परी सिमरन के दोनों पैरों में से वो बेड़ियां गायब कर देती हैं। उसके बाद सिमरन उस घास के घर के अंदर चली जाती है और उस घर को जादूगर के पास चलने के लिए कहती है। सिमरन के इतना कहने पर वो जादुई घास का घर हवा में उड़ते हुए दुष्ट जादूगर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सिमरन घर से बाहर आकर उस जादूगर के सामने खड़ी हो जाती है। सुनो जादुई घास के घर, इस बुरे जादूगर ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। इसे इसी वक्त सबक सिखाओ। सिमरन के इतना कहते ही उस जादुई घास के घर के अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकलकर जादूगर पर हमला कर देती है। जादूगर को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। फिर देखते ही देखते वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर के दोनों पैर काट देती है। नहीं नहीं, बस करो सिमरन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू एक जालिम जादूगर है, तुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगले ही पल वो जादुई कुल्हाड़ी जादूगर का सर काटकर उसके धड़ से अलग कर देती है। इस तरह उस जादूगर का किस्सा खत्म हो जाता है। मैंने इस बुरे जादूगर का खात्मा कर दिया है। कहो, अब मैं तुम्हारी और कोई इच्छा पूरी करूं? हाँ, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ वहाँ से दूर एक आइलैंड पर पहुँच जाता है। तभी सिमरन को वहाँ अपने माता पिता दिखाई देते हैं। उन्हें देख सिमरन बहुत खुश होती है। फिर वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसके बाद सिमरन के माता पिता उसे बताते हैं कि जंगल में लकड़ियाँ काटते समय एक विशाल चील उन दोनों को पकड़कर इस आइलैंड पर ले आई थी। फिर सिमरन अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है, लेकिन अगले ही पल वो जादुई घास का घर हवा में उड़ता हुआ सिमरन के गांव पहुंच जाता है। इस तरह फिर से सिमरन अपने माता पिता को पाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे।
उसी गांव में घर था जिसमें निधि अपनी माँ ललिता और बहन सृष्टि के साथ रहती थी। निधि का रंग दिखने में काला था, इसीलिए सृष्टि और ललिता हमेशा निधि पर अत्याचार करती रहती थी और उससे सौतेला व्यवहार करती थी। निधि के पिता मनोज कलकत्ता की एक फैक्ट्री के मालिक थे और वो कलकत्ता में ही रहते थे। वहीं निधि की माँ और छोटी बहन सृष्टि बहुत ज्यादा जालिम थी और वो निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके काले रंग के लिए उसे हमेशा ताना मारते रहती थी, जबकि वो उसकी सगी माँ और सगी बहन थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन निधि बाथरूम में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी बहन सृष्टि वहाँ पर आती है और उससे कहती है, दीदी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया है? मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ बैठकर कपड़े धो रही हो। क्या आपको नहीं पता कि मैं हर दिन सुबह कॉलेज जाती हूँ, फिर दोपहर में अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती हूँ, इसीलिए मैं शाम को लेट घर आती हूँ और आपने मेरे लिए अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। सृष्टि मेरी प्यारी बहन, मैं अभी बस 2 कपड़े धुलकर फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने जा ही रही थी और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी प्यारी छोटी सी गुड़िया बहन हर दिन कॉलेज जाती है। मैं बस नाश्ता तैयार करके तुम्हारे कमरे में ही लाने वाली थी। दीदी अभी मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है और आप यहाँ कपड़ा धोने का बहाना कर रही हो। अगर आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आने ही वाली थी तो जरा किचन में चलकर दिखाइए तो, कहाँ आपने मेरे लिए नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। सृष्टि निधि पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी सृष्टि की आवाज सुनकर निधि की माँ ललिता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडली बेटी, तू सुबह सुबह इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? क्या आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है? मम्मी अगर दीदी का बस चले तो ये मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दे, जैसे कि आपने दीदी की छुड़वा दी और ये अनपढ़ रह गई, वैसे मैं भी रह जाऊंगी। दीदी को मैंने कितनी बार बोला है कि सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करो, लेकिन फिर भी दीदी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं किया। अरे कलमोही कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सबसे पहले उठकर मेरी बेटी के लिए सुबह सुबह 1 गिलास जूस उसके कमरे में रख दिया कर और उसके बाद सृष्टि के लिए नाश्ता बनाया कर। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुझसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। हाँ माँ, दीदी को मैंने भी कई बार कहा है कि सुबह सोकर उठते ही मुझे मेरे बिस्तर पर 1 गिलास जूस दे दिया करे, लेकिन फिर भी दीदी जानबूझकर मुझे जूस नहीं देती है और हमेशा नाश्ता बनाने में देरी कर देती है। हाँ बेटी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस कलमोही का क्या करूँ। मुझे पता नहीं कि सृष्टि के पिताजी ने तुझे घर में क्यों रखा हुआ है। अगर इस घर की मालकिन मैं बन जाऊँ तो मैं तुझे रातों रात ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर ललिता और सृष्टि निधि को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निधि बेचारी अपनी माँ और बहन को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद ललिता और सृष्टि मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर उन्हें शॉपिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को दोनों थक हार कर जब घर आती हैं, तो उन्हें निधि कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर दोनों माँ बेटी सृष्टि और ललिता इधर उधर देखती हैं। इसके बाद वो दोनों निधि के कमरे में जाती हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि निधि अपने बेड पर आराम से सो रही है। इसके बाद ललिता गुस्से से चिल्लाने लगती है, ये देख बेटी, इस कलमोही को, ये यहाँ आराम से सो रही है और हम दोनों यहाँ थके हारे दिन भर मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ये घर में रहकर मालकिन की तरह बेड पर सो रही है। निधि अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ जाती है और कहती है, माँ आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी। थकान के कारण कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। वैसे माँ जी, मैंने पूरे घर का काम कर दिया है, मैंने रात का खाना भी बना दिया है, सृष्टि का कॉलेज का होमवर्क भी कर दिया है और छत पर सूख रहे आपके कपड़े भी अलमारी में रख दिए हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटी कल्लू रानी की तबीयत खराब है?
लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ, बस 2 मिनट में। इसके बाद तेरे बदन का पूरा दर्द गायब हो जाएगा। इतना कहकर ललिता निधि को डंडे से मारने लगती है और वहीं पास खड़ी सृष्टि निधि को पिटता हुआ देखकर नाच नाच कर बहुत खुश होती है। इसके बाद ललिता और सृष्टि अपने कमरे में चली जाती है। निधि अपनी माँ और सृष्टि के अत्याचारों से तंग आकर घर के बाहर चली जाती है। वो भी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रही थी। निधि चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो जंगल के बीच देखती है कि वहाँ एक सुंदर सा परीलोक है और गेट पर 2 परियां खड़े होकर उस पर पहरा दे रही हैं। निधि चलते चलते उन परियों के पास पहुंच जाती है। तभी उनमें से एक परी निधि से कहती है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ और बहन के अत्याचारों से तंग आकर अपना घर छोड़कर यहाँ घूम रही हो और मुझे ये भी पता है कि वो दोनों तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए तुम आते जाते यहाँ घूम रही हो। इसके बाद निधि परी को अपनी सारी आग बीती सुनाती है। निधि, तुम रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो और मेरे होते हुए कोई नेक दिल लड़की किसी परेशानी में हो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद परी निधि को अपने जादू से गायब करके परियों की जादुई क्लास में ले जाती है। लेकिन रात होने के कारण पूरी क्लास में कोई भी नहीं होता और वहाँ पर कुछ जादुई चीजें चमक रही थी। तभी वो परी उन सामानों में से वहाँ एक जादुई घास का लहंगा प्रकट कर देती है और वो घास का लहंगा प्रकट होते ही निधि से बोलता है, हेलो निधि, मुझे पता है तुम यहाँ अपना घर छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें हमेशा परेशान करती हैं। इसीलिए तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। परी जी, ये जादुई घास का लहंगा है और ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हाँ निधि, क्योंकि ये एक जादुई घास का लहंगा है और ये तुम्हारी सभी परेशानियों को मिनटों में खत्म कर देगा। हाँ परी जी, क्या आप सच बोल रही हो? मुझे तो ये सभी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में ये घास का लहंगा मेरी सहायता करेगा? हाँ निधि, सच में। अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो तुम इस जादुई घास के लहंगे को आजमा कर देख सकती हो। इसके बाद तुम्हें मेरी सारी जादुई शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा। नहीं परी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तो आप मेरी सहायता कर रही हो और ऊपर से मैं आपका विश्वास न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। रात बहुत हो रही है, इस जंगल में जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसीलिए मैं घर चलती हूँ। इसके बाद निधि घर की तरफ जाने लगती है कि तभी वो घास का लहंगा अपने जादू से निधि को घर पहुंचा देता है। अपने आप को घर में देखकर निधि हैरान रह जाती है और अब उसे अपने जादुई घास के लहंगे की शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। उसके बाद निधि अपने कमरे में जाकर उस घास के लहंगे को वहीं रखकर सो जाती है। अगली सुबह निधि और सबके उठने से पहले जादुई घास का लहंगा सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद जादुई घास का लहंगा निधि को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता है। अपने अंदर बदलाव महसूस करके निधि तुरंत ही उठ जाती है। वो जब किचन में जाकर देखती है तो किचन में सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। ये देखकर निधि बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी सृष्टि और ललिता निधि को इतना खुश और खूबसूरत देखकर सोच में पड़ जाती है। निधि अपने कमरे में जाकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो अपने गोरे रंग के कारण बहुत खुश हो जाती है। इधर सृष्टि और ललिता निधि के कमरे की ओर जाती हैं। तभी वो देखती है कि निधि उस जादुई घास के लहंगे से बातें कर रही है।
तभी सृष्टि निधि को एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जादुई घास के लहंगे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सृष्टि और ललिता को बिजली के झटके देने लगता है। इसके बहुत देर बाद जादुई घास का लहंगा उन दोनों को छोड़ देता है। फिर सृष्टि और ललिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों निधि से माफी मांगने लगती हैं। लेकिन निधि अपनी माँ और छोटी बहन को माफ कर देती है। उसके बाद से सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन से निधि को जब कभी भी किसी चीज की कमी होती है तो वो उस जादुई घास के लहंगे से मांग लिया करती थी और उसके बाद से सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अंग्रेजन बहू के जादुई ब्यूटी पार्लर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अरे बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। How are you? I am fine. What about you? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना? चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा बेटा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा, तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी।
क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इससे मिलिए। ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों? एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊँ और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है। लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं? एक काम कर, मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने खुद सोचा था, जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताओ बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे गायत्री, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है,
माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही एक पार्लर वाली है। मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिजभूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।